So, good evening everyone. We start the new topic that is mechanics. ये फिजिक्स का शुरुआत है तुम्हारे लिए. तो हमारे हम जो मैकेनिक्स पढ़ते हैं ये बहुत बेसिक सा मैकेनिक्स है. ओके, जिनके बारे में तुम यूजुअली डेली लाइफ में तुम फील करते हो. जैसे कि तुम देखते हो एक बॉडी मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है. तुम गाड़ी चलाते हो, वहां पे उसका स्पीडोमीटर में कुछ स्पीड आता है, कितना डिस्टेंस गए, कितना टाइम लिया, वो सब तुम मेजर कर सकते हो. बट ऐसे भी कुछ है जैसे कि इलेक्ट्रॉन घूमता है या लाइट बहुत फास्ट चलता है, ये सब मैं ऐसे घड़ी देख के मेजर कुछ नहीं कर सकता. तो वो सब का पढ़ाई थोड़ा अलग है. तो हम जो बेसिक सा मैकेनिक्स सीखते हैं उसको हम सिंपल लैंग्वेज में हम कहेंगे न्यूटनियन मैकेनिक्स. ठीक है. तो मैकेनिक्स particularly deals with motions of different objects from one place to another place. हाँ, ये सब के ऊपर डील करता है. ओके, तो हमारा फिजिक्स मोस्टली पूरा 11th एंड 12th का फिजिक्स जो इसके ऊपर ही डिपेंड करता है. इसका कंसेप्ट हर जगह यूज होगा. तो मैंने पहले भी कह रखा है, अगर तुम्हारा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन तक का पढ़ाई ठीक ढंग से हो गया, बाकी सब टॉपिक उनका सब रिलेटेड है. खाली कुछ थर्मोडायनामिक्स को छोड़ दीजिए एंड उधर कुछ ऑप्टिक्स का कुछ पार्ट को छोड़ सकते हैं. हालांकि ऑप्टिक्स में बहुत सारे मैकेनिक्स का यूज ही है. क्लियर. तो हम मैकेनिक्स का हम दो पार्ट करते हैं, एक काइनेमेटिक्स, दूसरा हो गया डायनामिक्स. तो काइनेमेटिक्स इट डील्स विथ स्टडी ऑफ मोशन without considering its cause, without considering its cause. इसका कॉज हमें देखना नहीं है. ठीक है. कैसे हुआ, क्यों हो रहा है मोशन हमको पढ़ना नहीं है. कैसे होगा, यहां से निकला, इतना समय के बाद किधर पहुंचेगा, इतना समय के बाद उसका स्पीड कितना होगा, बस इस सब के बारे में जानने को हम कहेंगे काइनेमेटिक्स. अगर कॉज ऑफ मोशन हमको देखना है तो हमको पढ़ना पड़ेगा डायनामिक्स. इसमें हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ मोशन. तो हम स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स. डायनामिक्स तो काइनेटिक्स भी जाता है. नहीं, काइनेटिक्स नहीं. काइनेटिक्स तुम्हारा केमिस्ट्री में होता है, वो केमिकल काइनेटिक्स. हाँ, मतलब उसी का जैसा कुछ है. वहां पे रिएक्शंस कैसे, कितना जल्दी होगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसको कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स. ओके. हम यहाँ पे काइनेमेटिक्स कहेंगे. हाँ, हम यहाँ पे काइनेमेटिक्स कहेंगे. तो पर्टिकुलरली मोशन के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे. तुमने बहुत सारे मोशंस पढ़ा होगा 9th-10th में. क्या क्या मोशंस के बारे में पढ़े हो? रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड स्ट्रेट लाइन मोशन तो रेक्टिलिनियर हो गया. हाँ. रोटेशनल मोशन. यस. और फॉलिंग. अगेन रोलिंग. हाँ. ओके. तो देखिए बहुत सारे, बहुत तरीके के मोशन है. हम दौड़ते हैं, हमारा जो हेयर है वो भी कुछ ऑसिलेट करता है या उड़ते रहता है. हाँ, हम चलते हैं तो ड्रेसेस कुछ अलग तरीका बिहेव करते हैं. पानी में जो वेव्स आता है, हाँ, उनका भी कुछ मोशंस है. बहुत सारे मोशंस है. तो हम रेक्टिलिनियर क्यों पढ़ते हैं, बस बाकी क्यों नहीं पढ़ते हैं? रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, ये क्यों बस पढ़ते हैं? देखिए ये सब बेस्ट, हाँ, कॉमन वाला है. इसको समझना भी आसान है. इसके बारे में इजीली समझ सकते हैं कि मोशंस कैसे हो रहा है. हाँ? तो हम सब आसान वाले जो स्टैंडर्ड मोशंस है इनको पहले पढ़ लेते हैं, फिर बाकी को सब इसके साथ रिलेट करते चलते हैं. इसीलिए हम पढ़ते हैं. तो पहला तुम्हारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन है.
जिसको रेक्टिलिनियर मोशन भी आप कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। रेक्टिलिनियर मोशन। ରାନୀ କହି ଦଉଛୁ କିନ୍ତୁ ମନେ ରାନୀ ବନଉଛି ବନେଇଛି ଏମିତି ଏଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ଅଧିକା ଦେଇଯିବୁ। तो रेक्टिलिनियर मोशन और और स्ट्रेट लाइन मोशन। ये पहला टॉपिक हमारा रहेगा। तो ये हमारा पहला टॉपिक है। पहले तो हम मोशन के बारे में जानते हैं। तो दुनिया में कोई बॉडी मोशन है, मोशन में है या रेस्ट में है, ऐसे खाली बोलना मीनिंगलेस है। क्योंकि मान लो तुम एक गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, 2-4 जन दोस्त हो। अगर तुमको तुम्हारे दोस्त के बारे में पूछा जाए, तुम क्या कहोगे कि सब मेरे साथ बैठे हैं, सब रेस्ट में है। और ग्राउंड में कोई खड़ा होगा, वो क्या बोलेगा, सब चाह रहे हैं। या हम गाड़ी में जब बैठ के लट कहीं घूमने जा रहे हैं, मान लो भुवनेश्वर आ रहे हो तुम घूमने, तुम क्या कहते हो कि भुवनेश्वर कब आएगा? थोड़ी ना भुवनेश्वर आएगा, तुम भुवनेश्वर जा रहे हो। तो सब चीज रिलेटिव होता है, मोशन हो चाहे रेस्ट हो, सब चीज रिलेटिव टर्म्स होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कोई बॉडी रेस्ट में है या मूव कर रहा है, किसी दूसरे के रेफरेंस पॉइंट के अबाउट में तुम कहोगे। क्लियर? तो रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट और मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो एक बाइक कार है, ये दूसरा कार है। ये जा रहा है आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से, ये भी जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, और एक आदमी है यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ है जो कि बी है, इसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ है जो सी है। समझ में आया? तो अभी देखो, ये भी 10 में जा रहा है, ये भी 10 में जा रहा है, और कुछ समय के बाद तुम देख सकते हो ये गाड़ी अगर यहां पहुंच गया होगा, ये गाड़ी भी एग्जैक्टली इसी लोकेशन पे पहुंच गया होगा। समझ में आ रहा है ना? अगर बी एंड सी दोनों कंपेयर करेंगे, सी क्या कहेगा, भाई सी बी के बारे में क्या बताएगा, भाई मेरे साथ ही तो ऑलवेज है, इसके रेस्पेक्ट में इसका जो डिस्टेंस है कुछ तो चेंज हो ही नहीं रहा है। देखा होगा अगर ट्रेन में बैठा होगा, साइड वाला ट्रेन स्टेशन में होगा, तुम रुका हुआ होगा, साइड वाला ट्रेन चलता है, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा ट्रेन चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही सी क्या कहेगा बी के बारे में, बी सी से बी की जो डिस्टेंस है ऑलवेज कांस्टेंट है, सी एंड बी का जो डिस्टेंस है ऑलवेज कांस्टेंट है, इट इज नॉट चेंजिंग। तो मुझे वो रेस्ट में बोलेंगे।
हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ऐसे लिखना चाहिए, इज 0 और एट रेस्ट कह सकते हैं। क्लियर? बट वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या कहेगा, भाई मेरे से पहले इतना दूरी पर था ये, अभी ये इतना दूरी को चले गया है, दैट मीन्स इसके रेस्पेक्ट में दूरी बढ़ रहा है, पोजीशन उसका चेंज हो रहा है। और किसके साथ चेंज हो रहा है, उसको कैसे पता चला पोजीशन चेंज हो रहा है, टाइम के साथ। ओके, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज नॉट 0 और इन मोशन। दैट मीन्स यहाँ पे दो चीज, रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने के लिए दो चीज हमें चाहिए, एक तो रेफरेंस पॉइंट चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, दूसरा आपको चाहिए टाइम। दैट मीन्स मोशन किसे कहोगे, तो चेंज ऑफ पोजीशन with respect to time or with respect to a reference point with time। टाइम के साथ अगर कोई बॉडी एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से अगर चेंज हो रहा है उसका पोजीशन, तो हम कहेंगे वो मूव कर रहा है या मोशन में। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो रेफरेंस पॉइंट है, दूसरा टाइम है। तो इस सबको हम कहते हैं रेफरेंस फ्रेम्स। अगेन विथ रेस्पेक्ट टू, WRT का मतलब होता है विथ रेस्पेक्ट टू। तो रेफरेंस फ्रेम हम क्या करते हैं, हम पढ़ने के लिए रेफरेंस फ्रेम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस को चुनते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, दीज आर द रेफरेंस फ्रेम। एंड अनदर रेफरेंस फ्रेम इज योर टाइम। टाइम भी एक रेफरेंस फ्रेम है। तो हमारे लिए अभी 4 रेफरेंस फ्रेम है। बहुत सारे रेफरेंस फ्रेम हो सकते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फिजिक्स हो सकता है, थाउजेंड्स ऑफ डायमेंशंस हो सकते हैं। तुम सोच भी नहीं सकते थाउजेंड्स ऑफ डायमेंशंस कैसे हो जाएगा भाई, अलग पढ़ाई है। अभी हमारे लिए बेसिक फिजिक्स है, हम कहेंगे हमारे लिए 4 रेफरेंस फ्रेम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस विथ टाइम। क्लियर? Yes. नेक्स्ट, अगर उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, तुम ऑब्वियसली क्या कहोगे, बॉडी रेस्ट में। नेक्स्ट हम चलते हैं डिस्टेंस। तो पहला टॉपिक उसका होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हल्का फुल्का आइडिया इसके ऊपर होगा सभी का। तो डिस्टेंस सिंपल, जो पाथ ऑफ ट्रैवल करता है दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस इज द पाथ ट्रैवल। एक आदमी यहां से यहां गया, सिंपल, यहां से यहां गया, तो इसका डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैं क्यों ये स्ट्रेट लाइन बनाया, तुम सोच रहे डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, किताब में लिखा रहता है कि शॉर्टेस्ट पाथ। मैं पाथ नहीं कहूंगा, शॉर्टेस्ट पाथ नहीं कहूंगा। शॉर्टेस्ट पाथ मुझे क्या पता कौन सा पाथ शॉर्टेस्ट है, मैं सिंपल कहूंगा अगर मान लो एक आदमी यहां से निकला इधर पहुंचा है, पाथ तो कुछ भी जा सकता है ना भाई, शॉर्टेस्ट मतलब क्या है उसमें,
अरे रास्ता बना, तुम कहोगे सर ये शॉर्टेस्ट पाथ है, मैं कहूंगा इधर पाथ बना ही नहीं है तो कैसे शॉर्टेस्ट हो जाएगा? मैंने रास्ता बनाया ही नहीं यहाँ से यहाँ तक, थोड़ी ना वो मैं कर दूंगा। तो इसीलिए किताब में लिखा रहता है ठीक है, बट मैथमेटिकली थोड़ा एनालाइज भी करो। तो हम पाथ वर्ड नहीं यूज करेंगे, हम कहेंगे सिंपल द लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, द लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल टू फाइनल पॉइंट ऑफ पोजीशन इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो हम कहेंगे यहाँ पे द लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल टू फाइनल, तुम जस्ट ज्वाइन करना है। पाथ क्या शॉर्टेस्ट, पाथ का मतलब क्या हो गया? जो ट्रैवल कर रहा है। जरूरी थोड़ी है कि रास्ता रेड वाला लाइन में हो जाएगा, ऐसे तो जरूरी कुछ नहीं है। तो शॉर्टेस्ट पाथ में क्यों कहूं? मैं कह सकता हूं ये दोनों को जोड़ दो, जो लाइन मिल रहा है दैट इज डिस्प्लेसमेंट टू फाइनल, ज्वाइनिंग द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है, डिस्टेंस तुम्हारा स्केलर है, ऑब्वियसली तुम कह सकते हो जो डिस्टेंस है डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, अगर ट्रैवल नहीं कर रहा है तो जीरो कहूंगा या पॉजिटिव होगा। अगर कोई कहीं जा नहीं रहा है तो कह सकता हूं ये जीरो डिस्टेंस ट्रैवल किया। बट डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इनिशियल टू फाइनल देखना है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे करेंगे देखते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे सोचेंगे? देखो कोऑर्डिनेट्स के इसी कोऑर्डिनेट प्लेन के हिसाब से सब कुछ होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कोई भी इधर की तरफ अगर जा रहा है तो पॉजिटिव कहूंगा, कोई अगर वाई एक्सिस में इधर की तरफ जा रहा है तो ये उसका पॉजिटिव होगा। लेफ्ट की तरफ हम नेगेटिव कहेंगे, राइट की तरफ अगर आ रहा है तो सॉरी डाउन की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव कहेंगे। ठीक है, तो मेरे को बताना। डिस्टेंस तो आसानी से बन जाएगा, कोई बात नहीं है। मान लो ये एक टावर है, इसका हाइट h है। मैंने क्या किया, यहां से एक बॉल ऊपर की तरफ फेंका, तो ऐसे ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, फिर रिटर्न करेगा, ग्राउंड में पहुंच गया। ठीक है, मान लो ऊपर की तरफ स्मॉल h हाइट गया। मैंने पूछा पहले डिस्टेंस बताइए कितना होगा। आसान सवाल है डिस्टेंस। तो H plus होल है, like बड़ा वाला कैपिटल H। तो वो बहुत आसान है, ऊपर की तरफ स्मॉल h उठा, फिर नीचे की तरफ h प्लस h आया है, तो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं h प्लस h की नहीं। डिस्प्लेसमेंट स्मॉल h प्लस कैपिटल H। डिस्प्लेसमेंट ध्यान से देख, माइनस h। वेरी गुड। इनिशियल टू फाइनल जोड़ना है और कुछ देखना नहीं है किधर गया है नहीं गया, आई डोंट नो। इनिशियल यहीं पे था, फाइनल यहाँ पे नीचे पे है, इधर से इधर की तरफ ये एरो मार्क लगाओ। नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ क्या कहा जाता है? नेगेटिव, तो माइनस h लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर मैं पूछता तुम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताओ तो तुम h कहते। याद रखना वेक्टर साइन का जो नेगेटिव है इट ओनली टेल्स अबाउट द डायरेक्शन। नेगेटिव साइन विथ वेक्टर्स with vector quantities
signifies only direction. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा एक्सन -5 मीटर एंड 5 मीटर में कौन ज्यादा गया, दोनों सेम गए, खाली उल्टा डायरेक्शन में गए, have same magnitude, opposite direction, have same magnitude and opposite direction. Got my point? बट स्केलर के साथ अगर नेगेटिव लिखा गया है, अगर स्केलर के साथ लिखा गया है, कुछ स्केलर्स ऐसे भी हैं जिनका नेगेटिव वैल्यूज भी होते हैं। एनर्जी जब पढ़ोगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वगैरह, वहां पे माइनस पे भी लिखा जाता है एनर्जी। ठीक है, नेगेटिव साइन with scalar quantities tells about the magnitude. एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने कहा -5 जूल एंड 5 जूल एनर्जी, तो 5 जूल इज मोर देन -5 जूल। क्लियर? माइनस एनर्जी तो कभी होगा नहीं नहीं होता है, तुम पढ़ोगे आगे होता है। ओके, ग्रेविटेशन में पढ़ोगे -5 जूल एनर्जी कैसे होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम्हारा स्टार्ट हो गया है, केमिस्ट्री हाँ सर, हो गया है। वहां पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी के बारे में पढ़ा है, नहीं हुआ होगा सर, -13.6 जूल वाला नहीं पढ़े हो? हाँ हाँ हाँ, तो माइनस कैसे हुआ? वहां पे एनर्जी -13.6 ना, उसका जो ऑर्बिट में एनर्जी होता है -13.6 जूल, -3.4 जूल। पढ़ा होगा बाल्मर सीरीज, वो क्या क्या सीरीज के बारे में कि पढ़े नहीं? नहीं पढ़े हो, पढ़ोगे और क्या, पढ़ोगे नथिंग टू। जो सिस्टम का एनर्जी नेगेटिव होता है ना, वो सिस्टम स्टेबल सिस्टम होता है, याद रखना। तो तुमको जो भी दिख रहा है, जो सिस्टम स्टेबल है उनका एनर्जी नेगेटिव में होता है, पॉजिटिव जिसका एनर्जी होगा वो बिखर जाएगा। जैसे कि मान लो सोलर सिस्टम, बीच में सन है, चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ये पूरा जो सिस्टम बना हुआ है इसका टोटल एनर्जी नेगेटिव में है। अगर ये 0 हो जाएगा या पॉजिटिव हो जाएगा, सब बिखर जाएंगे। ऐसे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, वो भी एक सिस्टम बना के रखा है, प्लैनेटरी सिस्टम जैसा। तो वहां पे उसका टोटल एनर्जी नेगेटिव में होता है, अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो निकल जाएगा और उसका ऑर्बिट में रहेगा ही नहीं। एनीवे, तो आई थिंक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में आइडिया हो गया। तो चलो एक क्लास क्वेश्चन देता हूं। एक आदमी यहां से निकला, इधर गया, अलग कलर कर रहा हूं, इधर गया, यहां तक पहुंच गया, रेडियस आर है। बताइए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना डिस्प्लेसमेंट है।
इधर डिस्टेंस हो जाएगा पाई आर बाई 2 प्लस 2 आर, जो कि हम कैलकुलेशन करके आर 4 जाके पाई प्लस 4 बाई 2 और डिस्प्लेसमेंट आर ही हो जाएगा। तो यहां से यहां तक का ये 1/4 है, मतलब पाई बाई 2 है थीटा। इसका थीटा कितना है? पाई बाई 2, 90 डिग्री। तो डिस्टेंस हो जाएगा, आर डिस्टेंस से पहले ट्रैवल कर लिया है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। ये अगर एल है, ये आर है, हमें पता है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, तो एल इक्वल टू आर थीटा। तो आर थीटा कितना? पाई बाई 2, तो आर प्लस पाई आर बाई 2। आर होल ब्रैकेट पाई प्लस 2 बाई 2 और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आर। डिस्प्लेसमेंट सिंपल, इनिशियल टू फाइनल देखना है तुम्हें। आर पॉजिटिव आर लिख सकते हो, ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो यहां से तुम कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, आइदर डिस्टेंस के बराबर होगा या डिस्टेंस से कम ही हो सकता है, कि नहीं? मैं एक छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको, ट्रू और फॉल्स बताना। फॉर एन मूविंग ऑब्जेक्ट, फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट में डिक्रीज विथ टाइम। हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता? बट फॉर डिस्प्लेसमेंट, हाँ सॉरी डिस्टेंस, अगर वही वर्ड डिस्टेंस होता है नो डिस्टेंस का भी टाइम के साथ डिक्रीज होगा? नो नहीं होगा, ये फॉल्स है। बट ये बन सकता है, ये ट्रू। ठीक है, मैं एक और एक थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन दे रहा हूं। ये सेंटर है, ये आर है, ये आर है, बस ये थीटा है। देखते हैं कर पाते हो कि नहीं। यहां से स्टार्ट करके यहां तक पहुंच गया मैं। डिस्प्लेसमेंट बताना है, थोड़ा दिमाग लगाओ, आसान है। अच्छे से देख, अच्छे से देख, अच्छे से देख, और एक बार थोड़ा सा मिस्टेक है। आर साइन थीटा कैसे हो जाएगा? कहां पर 90 आएगा?
2r sin theta. 2r sin थीटा। ओके, देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट यहां से लेकर यहां तक है, ठीक है। So 2r sin theta by 2. ये थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2। तो यहां से लेकर यहां तक कितना होगा? आर का साइन थीटा बाई 2। ट्रायंगल देख रहे हो ना, ये थीटा बाई 2 है। सिमिलरली ये भी उतना ही है, आर साइन थीटा बाई 2। तो टोटल कितना होगा डिस्प्लेसमेंट? 2r sin theta by थीटा बाई 2। और एक तरीके से हम निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट क्या है? इज द चेंज इन पोजीशन। डेल्टा एक्स, पोजीशन को हम एक्स लिख रहे हैं या आर लिख रहे हैं, बेटर होगा। डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स लिखेंगे, द चेंज इन पोजीशन। मतलब पोजीशन वेक्टर का चेंज। इनिशियल एक जगह पे पोजीशन वेक्टर, मान लो ये ऐसे हम लिखेंगे कि फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। कोई भी चेंज का मतलब क्या है? चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैथमेटिक्स भी यहां पे सीखो। पोजीशन मैंने लेट इसको ही ओरिजिन, पोजीशन के लिए कहीं पे भी तुम ओरिजिन मान सकते हो, मैं इसको ही ओरिजिन मान लिया भाई, क्या प्रॉब्लम? तो देख सकते हो ये उसका इनिशियल पोजीशन है, इसको तुम लिख सकते हो आर इनिशियल, इसको लिख सकते हो आर फाइनल, कि नहीं? यहां से ये पहले यहां पे था बॉडी, इनिशियल पोजीशन है, यहां तक आ गया, ये फाइनल पोजीशन है। मैं ओ से ओरिजिन से पोजीशन लिख रहा हूं। तो देखिए जो दोनों वेक्टर्स लिखा है मैंने, आर इनिशियल एंड आर फाइनल, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। दैट मीन्स हम जैसे करते थे, क्या करते थे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस जब होता था 2 ए बी, दोनों का बीच का एंगल का थीटा का स्क्वायर रूट। दोनों वेक्टर का बीच का एंगल देखिए थीटा ही है, तो यहां पे लिख भी दिया होगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर रूट। तो 2r स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर रूट, 2r स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। याद रख लेना, अगर 1 प्लस कॉस थीटा होता तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, जल्दी करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर रूट मतलब सबको एक एक हटा दो, 2r साइन थीटा बाई 2। समझ में आया कि नहीं? ऐसे भी हम सोच सकते हैं। हुआ? समझ में आया? Yes, sir. ओके, छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। An athlete
completes one round of a circular track of radius capital R in 40 seconds. What will be his displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? So 2 hours. Okay, very good. तो 40 सेकंड में एक राउंड चलता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड, तो 2 मिनट मतलब 120 140। ओके, तो हाँ 20 मिनट में कितना जाएगा? हाँ 20 सेकंड में, सही है, 2 आवर। मतलब यहां से वो स्टार्ट किया होगा, 1 राउंड के लिए 40, फिर 40, फिर 40, ये हो गया 120, और 20 सेकंड में वो इधर तक पहुंच जाएगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट यही होगा 2 आवर। वेरी गुड, ठीक। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो पहले एवरेज का बारे में हम मैथमेटिक्स सीखते हैं, फिर एवरेज स्पीड फिर को जाएंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं? मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम्हारा क्लास में तुम 10 स्टूडेंट्स थे। हम एवरेज के बारे में पहले सीखते हैं, एवरेज क्या चीज है उसको पहले में सीखते हैं, फिर हम मैथमेटिक्स को जाएंगे, फिर फिजिक्स को जाएंगे। तो 10 स्टूडेंट से पहला स्टूडेंट को दिया गया, फर्स्ट स्टूडेंट गेट्स 1 रुपीज, सेकेंड वन गेट 2 रुपीज, ऐसे होते होते 10 स्टूडेंट गेट 10 रुपीज। मैं तुम्हें पूछूंगा एवरेज पैसा कितना है क्लास का? So 5.5. कितना हुआ? 5.5. 5.5। हाँ हाँ सही है, 5.5। वेरी गुड। हर्षिता कैसे करेंगे? टोटल कितना पैसा है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल पैसा निकाल लो। टोटल पैसा निकाल लो, 1 + 2 + 3 + अप टू 10।
हो गया? तो टोटल मनी डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स। तो पैसा कितना होगा? 1 + 2 + up to 10 डिवाइडेड 10 स्टूडेंट्स। तो इसको तो ऐड करना आता है आप लोगों को। 10 × 11/2 ये फिर 10 है, तो 11/2 5.5। देखो एवरेज का मतलब क्या, हम मान के चल सकते हैं कि सभी के पास इतना ही है, 5.5 है, बट रियलिटी में क्या हुआ होगा? अब 5.5 से किसी का ज्यादा होगा, 5.5 से किसी का कम होगा। जैसे कि मान लो तुम कहते हो कि मेरा 90% है, जरूरी थोड़ी है कि तुम 90 हर सब्जेक्ट में 90 से मतलब 90 होगा। हो सकता है कोई सब्जेक्ट में 90 से कम हो सकता है कोई सब्जेक्ट में 90 से ज्यादा हो, ऐसे भी हो सकता है कि सभी सब्जेक्ट में 90 हो। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो एवरेज का मतलब पहले समझो। तो मैं अभी घर से निकला, बाइक लेके घर से निकला, कुछ दूरी मैंने ट्रैवल किया, जरूरी थोड़ी है कि मेरा स्पीड ऑलवेज कांस्टेंट होगा, कि ऑलवेज मैं 60 से चला रहूंगा, ऐसे तो कोई जरूरी नहीं। कभी 60 में चला रहूंगा, कभी 40 में चला रहूंगा, कभी रास्ते में रुकूंगा। समझ में आ रहा है? तो वहां पे जो एवरेज स्पीड निकाल दिया जाता है, एवरेज का मतलब मान के चल सकते हैं कि उसी स्पीड से तुम निरंतर जितना टाइम ट्रैवल किया उसी स्पीड से ही किया, उसका मतलब होता है एवरेज। गॉट माय पॉइंट? सुना हो? तो सीधा सीधा मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई भी सवाल हो, डिस्टेंस वाला सवाल अगर हो, कोई भी सवाल, तो कैसे जा रहा है डोंट केयर, वो कैसे जा रहा है डोंट केयर। अगर डिस्टेंस पूछ लिया है तुम्हें, अगर तुम्हें डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट ही पूछ सकता है। अगर तुम्हें डिस्टेंस पूछ लिया है, तुम एवरेज स्पीड अगर पता है तुम्हें, एवरेज स्पीड के साथ तुम्हें कितना टाइम के लिए ट्रैवल किया अगर पता है, तो आराम से लिखा जा सकता है ना, ये टोटल डिस्टेंस। वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड बाय टाइम लिखते थे ना, ये तो पढ़ा होगा 9th क्लास में। पढ़ा है कि नहीं? Yes, sir. पढ़ा है। तो ये एवरेज, सॉरी यहाँ पे स्पीड लिख दिया मैंने, ये एवरेज है, ये स्पीड है, एवरेज स्पीड है ये। क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे लिख रहा हूं तो मैं स्पीड लिखूंगा, अगर डिस्प्लेसमेंट लिखता तो वेलोसिटी लिखता। तो ये कोई भी सवाल के लिए है, कोई भी सवाल के लिए, अगर तुम्हें एवरेज स्पीड निकालना आता है कोई इवेंट का, तुमको टाइम पता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से तुम्हारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। बट दिमाग में अभी ये चल रहा होगा कि एवरेज स्पीड हर किस कैसे निकाले हम। ओके, देखते हैं। तो एवरेज का मतलब एक ड्यूरेशन में ही पूछेगा। मान लो तुम अभी गाड़ी मैंने निकाला, मैं स्टार्ट कर दिया, चलना स्टार्ट कर दिया, मैं गाड़ी में जो रीडिंग आ रहा होगा स्पीडोमीटर में, एवरेज नहीं है, वो इंस्टेंट है। उसी इंस्टेंट पे अभी मेरा गाड़ी का रीडिंग 60 दिखा रहा है, उसी इंस्टेंट में मैं 60 स्पीड पे हूँ, और कुछ समय में 40 दिखा रहा होगा, उस इंस्टेंट में मैं 40 हूँ। बट मान लो पूरा डिस्टेंस के लिए, ड्यूरेशन के लिए पूछेगा, वहां पे कुछ अलग वैल्यू आ सकता है। तो देखते हैं अभी। तो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, एवरेज मतलब ऑलवेज एक टाइम इंटरवल रहेगा, नहीं तो एवरेज का कोई मतलब ही नहीं। जिस तो टाइम इंटरवल, एग्जैक्टली अगर एवरेज स्पीड पूछा जाएगा, ऐसा भी लिखा था सिंबल है एवरेज स्पीड पे, अगर एवरेज वेलोसिटी पूछा जाएगा, यहाँ पर डायरेक्शन भी आ गया,
तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल, तो मैं यहाँ पे एक बढ़िया सा सवाल आगे तुम्हें मिलेगा जब तुम पढ़ोगे गैसियस स्टेट्स वगैरह, थर्मोडायनेमिक्स। मान लो ये एक बॉक्स है, इसके अंदर सब बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये रैंडमली इधर इधर मूव कर रहे होंगे, इतना तो पता होगा सबको, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन आएगा इनका एवरेज वेलोसिटी के बारे में बताइए, थोड़ा सोचो। तो सर कैसे, कुछ तो डिस्टेंस विस्टेंस पता नहीं है, डिस्प्लेसमेंट पता नहीं है, कैसे करेंगे? बढ़िया सवाल है। So maximum displacement equivalent to the extra area divided by the time. देखो वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेलोसिटी का मतलब है एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह गया होगा। तो ये जो पूरा एनक्लोज्ड गैसेस है वो अपना जो वॉल्यूम लेके ऑक्यूपाई किया है, वो वॉल्यूम को छोड़ के कहीं बाहर चले जाएंगे क्या? मतलब कन्फाइंड है ना इसी वॉल्यूम के अंदर, इस वॉल्यूम के अंदर कन्फाइंड है कि नहीं? मतलब अगर ये इधर गया टकराने के बाद हो सकता है फिर इधर आ जाए, अगर ये इधर जा रहा है हो सकता है टकराने के बाद इधर आ जाए, ये अगर इधर जा रहा है टकराने के बाद इधर आ सकता है। तो ऑन एन नेट कोई भी गैस मॉलिक्यूल वो बक्सा को छोड़ के बाहर नहीं जा रहे हैं, दैट मीन्स यहां पर नेट पे डिस्प्लेसमेंट इनका जीरो है। नेट डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूं मैं, डिस्टेंस नहीं कह रहा हूं। तो याद रखना एक बढ़िया सा मैथमेटिक्स है, कोई भी रैंडम मोशन हो, कोई भी, यहां पे खाली नहीं। जैसे कि मान लो एक कंडक्टर है, कंडक्टर में पढ़े हो ना बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि करंट हीट ये सब कंडक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वहां पे भी वो रैंडमली उसके अंदर घूमते रहते हैं। नेट पे उनका वेलोसिटी जीरो है। तो यहां पे एक चीज बढ़िया याद रखना, फॉर एनी रैंडम मोशन, रैंडम है ना, मैं नहीं कह सकता हूं इधर गया कि उधर गया कि इधर गया, हर डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोबेबिलिटी है सेम हो सकता है। अगर पॉजिटिव एक्स में जा रहा है तो पार्टिकल नेगेटिव एक्स में भी आने का चांसेस है, अगर पॉजिटिव वाई में जा रहा है तो नेगेटिव वाई में भी आने का चांसेस है, अगर नेगेटिव जेड में जा रहा है तो पॉजिटिव जेड में भी जाने का चांसेस है। ऐसा कुछ गारंटी नहीं है, मैं नहीं कह सकता कि सर 10 मॉलिक्यूल एक्स में जा रहा है 50 मॉलिक्यूल वाई में जाएंगे, ऐसे तो कुछ कह नहीं सकता मैं। हर डायरेक्शन में हर मॉलिक्यूल का प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी वर्ड का मतलब समझ रहे हो, चांसेस, सभी मॉलिक्यूल का चांसेस एक्स में जाने का जितना है वाई में चलने का उतना ही चांस है, जेड में भी चलने का उतना ही चांस है। तो याद रखना फॉर एनी रैंडम मोशन एवरेज वेलोसिटी अगर पूछेगा, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी नॉट स्पीड, जीरो होगा, एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो। एक बढ़िया सा ऑब्जर्वेशन है। थर्मोडायनेमिक्स में मिल जाएगा तुम्हें क्वेश्चन जब गैस पढ़ोगे क्योंकि वहां पे पढ़ोगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का स्पीड्स के बारे में पढ़ोगे, वो जो स्पीड होता है टेम्परेचर के ऊपर, स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो कहीं पे ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना है, तुम अगर गलती से वो वाला फॉर्मूला, सॉरी एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू कितना है, अगर गलती से स्पीड वाला फॉर्मूला लिख दिया तो गया जी, मार्क नेगेटिव। समझ में आया? तो एवरेज वेलोसिटी कोई भी रैंडम मोशन का एवरेज वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि नेट पे कोई पार्टिकल वो बॉडी को छोड़ के नहीं जा रहा है, वो वॉल्यूम को छोड़ के नहीं जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट।
तो कोई एक मैथमेटिक्स का एवरेज कैसे निकालेंगे, जैसे कि ऊपर में निकाला बढ़िया। तो देखो ये एक ब्रह्मास्त्र है, किसी का भी निकाल सकते हो एवरेज। कैसे? लेट एक फंक्शन दिया है कि y इक्वल टू सम फंक्शन एफ एक्स दिया है, यहाँ पे एक ग्राफ मैंने बना दिया एफ एक्स का। लेट ये y एक्सिस है, ये तुम्हारा x एक्सिस है, दैट इज y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ। तो पूछेगा एवरेज मतलब कोई दो पॉइंट के बीच में, मतलब एक इंटरवल चाहिए। यहाँ पे x, वो कहेगा कि x1 से x2 के बीच में ये जो y फंक्शन है उसका एवरेज बताइए। x में टाइम हो सकता है, y में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो सकते हैं। समझ में आया? क्वेश्चंस तुम्हें पूछेगा फाइंड आउट y का एवरेज फ्रॉम x1 टू x2। ऐसे जो लिख रहा हूं सिंबॉलिकली समझ में आ रहा है, याद रहेगा? ओके, वेरी गुड। सो कैसे निकालेंगे? देखो भाई, हमें क्या पता था, पहले टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, टोटल पैसा बाई टोटल स्टूडेंट्स। तो ये जो y है पूरा यहां से लेकर यहां तक, ये जो y है इसको पहले निकालना पड़ेगा। ये टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 करूंगा तो आ जाएगा। दैट मीन्स ये जो एरिया देख रहे हो, शेडेड एरिया लिख देता हूं, बाई x2 माइनस x1 करूंगा। तो उसको मैथमेटिकली कैसे किया जाता है? तो इसका एरिया तो मैं से निकाल नहीं सकता हूं, कोई तो यूनिफॉर्म या ऑर्थोडॉक्स टाइप का कोई सेट है नहीं जो हम किताब में पढ़ते हैं। ठीक है, इसका एरिया कैसे निकाला जाता है ध्यान रखना, बता रहा हूं। मैंने x में जाके, इसको तरीका हुई होता है, एक छोटा सा dx सोचा, इसको एलिमेंट कहते हैं। तो ये बहुत छोटा है, dx इज वेरी वेरी स्मॉल। इंटीग्रेशन पढ़े हैं मैथमेटिक्स, dx इज वेरी वेरी स्मॉल। तो हम इसका एरिया मान सकते हैं, इसका एरिया को, तो यहाँ पे तुमको जो दिख रहा है ना ये ऐसे हुआ है, ये ऐसे नहीं है, इतना छोटा है कि तुमको स्क्वायर जैसे दिख रहा है, सॉरी रेक्टेंगल जैसे दिखेगा। तो इसी इंस्टेंट में लेट इसको मैं y कह देता हूं। तो इसका जो छोटा सा एरिया बना अभी रेक्टेंगल है, y इंटू डी एक्स। ये एलिमेंटल एरिया कहा जाता है, स्क्वाड में एलिमेंटल एरिया कहा जाता है। कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन का, जैसे कि यहाँ पे एरिया तो हम निकाल नहीं सकते ना डायरेक्टली, और अगर डायरेक्टली हो जाता तो इतना काम करना नहीं पड़ता मेरे को। मान लो ये फंक्शन ऐसे सीधा सीधा होता, ऐसे होता, तो भाई स्क्वायर का जैसे एरिया निकालते वैसे निकाल लेता, बट ये कुछ टेढ़ा मेढ़ा तिरछा मिर्चा है, तो अभी तो नहीं निकाल सकता ना इजीली। तो मेरे को कुछ कैलकुलस का हेल्प लेना पड़ेगा, बस वही। तो मैंने क्या सोचा कि x दूरी जाके छोटा सा dx ले जाता हूं। क्यों मैंने लिया? अगर dx, छोटा सा dx के लिए y में उतना कुछ वेरिएशन नहीं होगा, y इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो जो एलिमेंटल एरिया तुम देख रहे हो dA, वो एक ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगल जैसे दिखेगा, तो उसका एक छोटा सा एरिया तुम्हें मिलेगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ के हिसाब से y इंटू dx। तो मैं मान के चल सकता हूं ऐसे बहुत सारे एरिया मिलते 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 पूरा बड़ा वाला एरिया को बनाए हुए हैं। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं इसका जो पूरा शेडेड एरिया है, ये छोटे छोटे जितने भी डीए हैं उनका इंटीग्रेशन है, समेशन नहीं, इंटीग्रेशन है, क्योंकि कंटिन्यूअस है। एंड ये जो दोनों दिया है पॉइंट, तो डीए के जगह मैं लिख सकता हूं y dx का इंटीग्रेशन, और इस नीचे वाला को भी dx लिख सकता हूं, x1 से x2, x1 से x2। ये y का एवरेज का फॉर्मूला क्या है भाई, ऐसे तो निकालते हैं।
तो कोई भी चीज का एवरेज निकाल सकते हो अगर y एंड x, y जरूरी नहीं कि ऑलवेज y x देगा, वहां पे xt भी दे सकता है, हाँ vt भी दे सकता है, at भी दे सकता है। दैट मीन्स जो दिया होगा उसके हिसाब से लिखोगे तुम, क्या चाहिए तुम्हें। जैसे कि मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं, छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर क्वेश्चन पूछा है कि वेलोसिटी v इक्वल टू 2t क्यूब है, तो तुम्हें चाहिए एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 5 सेकेंड। निकाल सकते हो। देखते हैं, उसी फॉर्मेट में जाके निकालो क्वेश्चन। वेलोसिटी निकालना है। हाँ मतलब ये जैसे हमने बनाया वैसे ही बनाओगे, इंटीग्रेशन करके। इंटीग्रेशन तो पढ़े हो। देखते हैं। तो v का एवरेज निकालना है किसमें, टाइम पे, 2 सेकंड से 5 सेकंड। जैसे y का एवरेज वहां पे निकाल रहा था मैं x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो मैं लिखूंगा v y dt, x में अभी तरह t आ जाएगा, डिवाइडेड बाय dt, इंटीग्रेट करेंगे 2 से 5 सेकंड, यहाँ पे भी 2 से 5 सेकंड। v का फंक्शन t के रेस्पेक्ट में मुझे पता है, क्वेश्चन पे दे रखा है 2t क्यूब, तो 2t क्यूब dt का इंटीग्रेशन करेंगे 2 सेकंड से 5 सेकंड, dt 2 सेकंड से 5 सेकंड। तो आराम से हो जाएगा 2 t टू द पावर 4 बाई 4, 2 से 5 सेकंड, ये 5 माइनस 2, तो ये 5 का स्क्वायर माइनस 2, सॉरी 5 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 बाई 2 रहेगा, क्योंकि 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, यह रहेगा 3, 625 माइनस 16 बाई 6। ओके, जितना आएगा आंसर दैट इज द आंसर। समझ में आया। Okay. तो नोट कर लीजिए। नोट करो। कोई भी चीज का एवरेज तुम ऐसे निकाल सकते हो। तो मैं भी एक बढ़िया सी चीज सिखाऊंगा। इसमें से क्या सीखने को मिला।
हो गया? 100 कितना हो गया? हाँ जो आएगा आएगा, छोड़ो आंसर, आंसर के पास में नहीं जाओ। हो गया? चलिए एक क्वेश्चन उसी के और एक जैसे और एक दे रहा हूं इसके जैसे, खाली डाटा चेंज करूंगा बस, वही है। तुमको जो मैथमेटिक्स बता रहा हूँ सब यूज होगा, जरूरी नहीं खाली यहाँ पे पढ़ोगे याद करोगे फिर जब जरूरत होगा नहीं करोगे यूज, वो सब धीरे धीरे प्रैक्टिस में हैबिट होते जाएगा। वही समान सेम सवाल है, कल थोड़ा सा मैं हल्का सा चेंज करूंगा डाटा में। v इक्वल टू दिया होगा 2t, वही v का एवरेज निकालना है, वही 2 सेकेंड टू 5 सेकेंड। अभी निकालो तो आंसर कितना आ रहा है? वेरी गुड हर्षिता, क्यों किसने बताया थी? वैसा ही हर्षिता, दिव्या, दिव्या ना, हाँ हर्षिता हुआ, वही तो फॉर्मूला वही लगाना है बस, v का एवरेज v dt, मतलब सीधा सीधा लिख रहा हूं, v ये है, dt करना है 2 to 5, और dt का इंटीग्रेशन 2 to 5, तो t स्क्वायर बाई 2, t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t स्क्वायर बाई 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, t स्क्वायर, ये t स्क्वायर बाई 2 होगा, बाहर एक 2 है, ये 2 से 5, फॉर्मूला सब याद रखना पड़ेगा, ये 5 माइनस 2, तो ये 2 कैंसिल होगा, तो 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 25 माइनस 4 बाई 3, तो 7। मैं इसको और जल्दी कर सकता हूँ, हर जगह ये नहीं होगा, मैं अभी जो तरीका बता रहा हूँ कुछ पर्टिकुलर केसेस के लिए वो है। तो क्या केस है बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जल्दी कैलकुलेशन के लिए। इफ एनी फंक्शन इज चेंजिंग linearly, माने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ा होगा ना 9th 10th में, स्ट्रेट लाइन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू, पढ़ा होगा, वेरी गुड, ये मैथ्स में पढ़ोगे शायद, यहाँ पे भी 11th में पढ़ोगे, हाँ। इफ एनी फंक्शन इज चेंजिंग लिनियरली y इक्वल टू mx प्लस c, देन उसका एवरेज अगर निकालना है, उसका इनिशियल वैल्यू, मतलब जो क्वेश्चन पे दिया होगा, और उसका फाइनल वैल्यू बाई 2 कर दो, उतना आंसर आ जाएगा। तो हमारा फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे दिया जाता है कितना जल्दी तुम उसका आंसर निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए v इक्वल टू 2t लिखा है, तो y इक्वल टू में कोई स्क्वायर फायर नहीं है,
v इक्वल टू y इक्वल टू mx टाइप का है, c तो 0 है और क्या है, समझ में आया कि नहीं। तो इसका एवरेज पूछा है, इसका एवरेज पूछा है, तो v इनिशियल मतलब v लिखोगे t इक्वल टू 2 सेकंड पे, v लिखोगे t इक्वल टू 5 सेकंड पे, बाई 2 कर दो, जल्दी बन जाएगा। t इक्वल टू 2 सेकंड में 2 इंटू 2, 2 इंटू 5 बाई 2, ठीक है। तो 7, समझ में आया कि नहीं, जल्दी हो गया ना। तो जो पैसा वाला कहानी था, तो जो पैसा वाला क्लास में जो बंटवाया था झूठ मूठ का मैंने पैसा, थोड़ी ना सच में दूंगा, हाँ कहाँ था वो पैसा, कहाँ गया। हाँ ये भी देखो एक लीनियर फंक्शन है, पहला वाला 1, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4, ये लीनियर फंक्शन ही है ना। तो यहाँ पे भी अगर एवरेज पूछेगा, एवरेज मनी, मैं सीधा सीधा आंसर कर सकता था, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, सीधा सीधा 5.5। तो ये हैबिट बन जाएगा जब तुम प्रैक्टिस करोगे, दिमाग में उस समय स्ट्राइक करेगा, नहीं तो जबरदस्ती का इंटीग्रेशन मेंटेशन करोगे, कैलकुलेशन करोगे। समझ में आ रहा है। तो चलिए, तो मैथ्स का बात हो गया बहुत, फिजिक्स को चलते हैं। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम हो गया एवरेज वेलोसिटी स्पीड, तो वेलोसिटी भी उसी तरीके से। तो मैं अभी देखो, तो एवरेज वेलोसिटी तुमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, कि नहीं। और ऐसा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंट मतलब डेल्टा टी थोड़ी रहेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब वहां पे टाइम, डेल्टा टाइम, टाइम इंटरवल नहीं रहेगा, पर्टिकुलर इंस्टेंट रहेगा, मतलब डेल्टा टाइम को घटाते जाइए, घटाते जाइए, घटाते जाइए, घटाते जाइए, तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसको ऐसे लिखा था, मैथ्स में पढ़ोगे, लिमिट डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, क्या लिमिट है यहाँ पे, डेल्टा टी को घटाना है, कितना तक, टेंड्स टू 0, टेंड इसको पढ़ते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब नहीं कि डेल्टा टी 0 हो गया, मतलब डेल्टा टी बहुत छोटा हो गया, एंड यही होता है तुम्हारा डेरिवेटिव जो कि मैथ्स में सीखोगे, ds बाई dt। तो कोई इंस्टेंट वैल्यू के लिए डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ओके, एंड एवरेज वैल्यू के लिए ऐसे निकालेंगे। तो देखते हैं, मान लो डिस्टेंस दिया है 2t² प्लस 5t प्लस 3, ठीक है। तो तुमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज मतलब ऑब्वियसली मैं एक ड्यूरेशन दिया हूं, नहीं तो कुछ मतलब नहीं, बिटवीन 2 सेकेंड टू 5 सेकेंड निकालो, एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 8, ये 8 लिखा मैंने, 2 सेकेंड या 5 सेकेंड, 5 सेकेंड दे देता हूं, निकालिए दोनों। ये लास्ट है आज के लिए, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।
सर एवरेज वेलोसिटी 2 to 5 है 6 मीटर पर सेकंड एंड इंस्टेंट है 9 मीटर पर सेकंड। एवरेज वाला कितना है? एवरेज वाला 6 मीटर पर सेकंड। 6 देखते हैं। 40 प्लस 5, 40 प्लस 5 मतलब टी मैंने लिया है 40 प्लस 5। इंस्टेंटेनियस कितना आया? नहीं होगा सर, मैंने एक्चुअली डायल किया। सर 16 मीटर पर सेकंड। कौन सा एवरेज? हाँ जी सर। हर्षिता कितना? एवरेज वेलोसिटी तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 5 सेकंड में लिखिए। t इक्वल टू 2 सेकंड में लिखिए एंड टाइम का इंटरवल 5 - 2। तो t इक्वल टू 5 सेकंड 2 × 5 का स्क्वायर प्लस 5 × 5 प्लस 3 2 × 2 का स्क्वायर 5 × 2 प्लस 3 तो प्लस 3 एंड ये प्लस 3 माइनस होकर कैंसिल हुआ। ये 25 तो 2 × 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 25 21 5 5 - 2 × 3 बाई 3 है फिर नहीं बाई 3 ये 3 ये जाएगा तो 7 तो 19। सर मैंने पहले डेरिवेटिव कर दिया एक्स का। हाँ एक्स का डेरिवेटिव करने से क्या होगा? उसके बाद से 16 मीटर पर सेकंड निकलेगा। कैसे निकलेगा? अभी तो मैं कर दूंगा देखो 4t + 5 आएगा डेरिवेटिव। हाँ जी सर। तो वेलोसिटी टाइम का देखो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गया तो बढ़िया है, जल्दी निकल जाएगा। वी एवरेज तो बहुत जल्दी निकल जाएगा। इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 इनिशियल 2 सेकेंड 5 ये इनिशियल है फाइनल 4 × 5 + 5 बाई 2 तो 13 25 बाई 2 तो 38 बाई 2 पूरा 19 है। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। एंड इंस्टेंटेनियस तो बहुत आसान है। माइनस का ना कॉमन डेरिवेटिव में 2 से 5 कौन सा वाला बता रहा है? अरे भाई अभी भी बताया ना इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 स्ट्रेट लाइन इक्वेशन अगर है। ओके फाइन। इंटीग्रेशन वाला में करोगे तो v dt फिर dt करोगे करते रहोगे उसमें भी आएगा, मना नहीं है। यू कैन चेक इट। तुम खुद चेक करो, ये खुद तुम्हारा काम है। अगर v का एवरेज निकालना है तुम ऐसा भी कर सकते हो। v dt इंटीग्रेशन लोगे 2 से कितना से 2 से 5 तक डिवाइडेड बाय dt 2 से 5 तक करो, देखो पूरा है कि नहीं। हो सकता है मैं गलत हूँ। v इक्वल टू कितना है 40 + 5 dt ये खुद का तुम्हारा काम है, मैं खाली लिख के दे रहा हूँ, मैथमेटिक्स तुम करोगे। दोनों चेक करना, मेरे को भेजना हुआ कि नहीं देखना, इसको चेक करके मेरे को व्हाट्सएप में भेजना अभी ये 19 आ रहा है कि नहीं। अगर 19 आ रहा है तो तुम सही। तो इंस्टेंटेनियस का तो बहुत आसान है। वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 4t + 5 t का वैल्यू जो 5 सेकंड होगा तो 4 × 5 + 5 दैट इज 25 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? ओके सर। ठीक है आज के लिए इतना, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। ओके। सर का बायोलॉजी सर का थोड़ा उनका जो बोल रहा था ना, उनका जो रिलेटिव है उनका ब्रदर इन लॉ उनका ब्रेन स्ट्रोक है तो हॉस्पिटल में अभी तक वो कोमा में है। तो उसमें संडे तुम्हारा क्लास लेंगे बोले, ठीक है। ओके आज के लिए इतना।